हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हों? दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नया लेक्चर में हम पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के बारे में। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी इज। दीज आर द ऑप्शंस। आप पढ़ लीजिए ऑप्शंस को और सही आप आंसर गेस करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर के बारे में, और फिर वापस से इस क्वेश्चन पर हम रिविजिट करें। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें बैंड गैप कब डायरेक्ट कहलाएगा, तब बैंड गैप इज कॉल्ड डायरेक्ट इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज सेम in both the conduction band and the valence band. It means an electron can directly emit a photon, correct? But in indirect gap semiconductor, photon cannot be emitted directly because the electron must pass through an intermediate state and transfer momentum to the crystal lattice. In other words, we can say that direct band semiconductor is one in which the maximum energy level of the valence band aligns with the minimum energy level of conduction band with respect to momentum. अब देखिए कैसे, समझिए। यहाँ पर हमने दिया है डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए, ये जो कंडक्शन बैंड और आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका हो गया कंडक्शन और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, इन दोनों का मोमेंटम अलाइन है, तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर ये ट्रांसफर हो सकता है और ये आपका फोटोन यहाँ से रिलीज हो। जबकि इस केस में अगर हम देखिए तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम अलाइन नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली फोटोन एमिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको पहले अलाइनमेंट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो पहले यहाँ पर ये मोमेंटम में आए। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट में एक तरह से आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए, जब यहाँ से आएगा तो एक एनर्जी लेटिस को ट्रांसफर हो जाएगी। एनर्जी लेटिस को ट्रांसफर हो गई आपकी। ठीक है, बेसिकली आप ये कहिए, एक एक एनर्जी आपने लेटिस को दे दी, इसके बाद यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तब यहाँ पर ये फोटोन रिलीज। तो बेसिकली ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहा, ये इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ इसका डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। यहाँ हमने कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं आपके लिए। A direct band semiconductor is one in which maximum energy level of the valence band aligns with the minimum energy level of the conduction band with respect to the momentum। momentum की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहीं अगर हम बात करें यहाँ पे indirect band semiconductor in which maximum energy level valence band and the minimum energy level of the conduction band are misaligned। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। मोमेंटम की अगर खींच यहाँ पे अलाइनमेंट हो रहा है, वहाँ अलाइनमेंट नहीं। अब डायरेक्ट बैंड की बात करें, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन टेक्स with release of energy equal to the energy difference between the recombination of particles. In case of indirect band semiconductor, due to relative difference in the momentum, first the momentum is conserved by release of energy, and only after both the momentum align themselves recombination occurs accompanied by the release of energy, जो हमने अभी फिगर पे देखा। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन इज, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर लो हो जाएगी। एफिशिएंसी फैक्टर अगर हम बात करें, ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर इंडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर और ऑप्टिकल सोर्स, इसका जो एफिशिएंसी फैक्टर है वो हाइयर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये लोअर होगा। एग्जाम्पल आपका गैलियम आर्सेनाइड हो गया और यहाँ पर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आपका एग्जाम्पल।
अब इस क्वेश्चन की तरफ हम वापस बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो, जो आपका आंसर है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, ये आपका यहाँ पर करेक्ट। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर थोड़ा समझ आया होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सेमीकंडक्टर हैव डैश कंडक्शन बैंड एंड डैश वैलेंस। इसकी बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर की बात कर। दोस्तों, अ लाइटली फिल्ड, ए मॉडरेटली फिल्ड, एन ऑलमोस्ट फिल्ड, अ मॉडरेटली फिल्ड, एन ऑलमोस्ट एम्प्टी, एन ऑलमोस्ट फिल्ड, एन ऑलमोस्ट फिल्ड, एन ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो दोस्तों हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, जो इसका आपका जो कंडक्शन बैंड है वो लगभग खाली होता है, और जो जो आपका वैलेंस बैंड है वो लगभग लगभग फिल्ड हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स, कंडक्टर जनरली कौन होते हैं, मेटल होते हैं, और नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर कह लेते हैं, जैसे सेरेमिक्स हो गया, उनके बीच में लाई करते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिए कंडक्टर्स क्या हो गए आपके, कंडक्टर्स जनरली मेटल हो गए, और आपके इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर ये जनरली आपके क्या हो गए हैं, जैसे सेरेमिक्स हो। ओके, अब सेमीकंडक्टर जैसे कंपाउंड कौन कौन से हो गए, जैसे प्योर एलिमेंट आपके जर्मेनियम हो गया। अगर यही हम तीसरी कैटेगरी की बात करें सेमीकंडक्टर की बात, तो ये इन बिटवीन हो गया। तो इसका एग्जांपल हो गया जर्मेनियम हो गया आपका, है ना, सिलिकॉन हो गया आपका, गैलियम आर्सेनाइड हो गया आपका, ये सब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें जो अगर हम बात करें, अगर वैलेंस बैंड की बात करें, तो वैलेंस बैंड क्या होता है आपका, फील्ड होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है आपका, फील्ड होता है। और अगर यहाँ कंडक्शन बैंड की बात करें तो ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। क्लियर है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर की और हम बात करें, देखिए एक टर्म होता है म्यू, म्यू का मतलब यहाँ हम कहते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी, ये भी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पर म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ होल्स, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ये ग्रेटर होती है होल्स की मोबिलिटी। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, अगर रेसिस्टिविटी की बात करूं, रेसिस्टिविटी हम डिफाइन करते हैं रो से, ये होती है 10⁻⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर। ठीक है, अगर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी होती है 10⁻5 टू 10⁻⁻6 मोह पर मीटर। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया के लिए आपको रेंज पर। ये रेसिस्टिविटी हो गई, तो लिख देते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेसिस्टिविटी और ये आपका कंडक्टिविटी, कंडक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और क्या जानने वाली बात है यहाँ पर इससे रिलेटेड, ये जानने वाली बात ये है, एक होता है दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये होता है नेगेटिव में, इसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ये नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं करंट फ्लो की बात करूं, जो करंट फ्लो होता है ये इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स बोथ,
बोथ पार्टिसिपेट। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों करंट फ्लो के पार्टिसिपेट। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड is used to improve the switching speed of a PN diode. Options are length of A, length of P region is shortened, length of N region is shortened, bismuth dopants are used, gold dopants are used. Then options are A only first and second, only first and third, only second and third, only first and fourth. तो देखिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ी चीजें जान लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन पे अभी रिविजिट करेंगे, करेक्ट है। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स। अब देखिए यहाँ पर एक इन्होंने कहा कि एक चीज कही, शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ पी रीजन, लेंथ ऑफ पी रीजन। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि पी रीजन अगर हमने कर दिया है तो क्या 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 इफेक्ट होने वाला है। इफेक्ट देखिए, एक होता है रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम को जनरली डिनोट, चलिए टीएन से लिख लेते, ये रिड्यूस हो जाए। क्लियर है, अगर हमने पी रीजन हमने कम कर दिया। दूसरा, अगर हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग गोल्ड डोपेंट, ये क्या होगा, इससे क्या होगा, जो स्टोर्ड चार्ज है, स्टोर्ड चार्जेस कैन बी रिड्यूस्ड। इससे क्या होगा, इससे होगा स्टोरेज से, ये होगा स्टोरेज टाइम, जिसको जनरली हम टीएस से डिनोट करते हैं, ये रिड्यूस हो जाए। ठीक है, यानी जो गोल्ड डोपेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम किलर। ठीक है, क्योंकि उसका लाइफ टाइम वो कम कर देता है, शॉर्ट कर। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए कुछ और चीज, हम यहाँ पर हमने ये चीज समझ ली है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं बात करूं टाइम पे, किसी भी टाइम की टी, तो टी जनरली इसको कभी बार टी ऑन टी एन से भी डिनोट कर दे, तो ये क्या सम होता है, टी एस प्लस टी टी। टी एस मेरा क्या हो गया, स्टोरेज टाइम। ठीक है, ये टी टी मेरा क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजिशन टाइम, ट्रांजिशन। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूं तो 1/T होता है। तो अब देखिए यहाँ समझिए, थोड़ा समझने का है कि आपने क्या किया, अगर ये रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो गया, अब ये रिड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का क्या मतलब है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, स्विचिंग स्पीड आपकी जो है वो इंक्रीज, डायोड, स्विचिंग स्पीड ऑफ डायोड अगर हम बात करें।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हमें पता है तो हम कर लीजिए। क्लियर है? तो उम्मीद है अब हमें आंसर इसका मिल गया होगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से मुझे चीज़ें बतानी इसलिए पड़ी, तभी हम आंसर के कंक्लूजन पर पहुंच पाते। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, कुछ आपको लॉजिकल चीज़ें समझ आई होंगी। तो देखिए अब आप आंसर आपको आपके सामने। ठीक है, क्या कह रहा है? स्विचिंग स्पीड बढ़ानी है, तो पी रीजन को शॉर्टन कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? गोल्ड टोपेंट्स को यूज कर लेंगे। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया फर्स्ट एंड। क्लियर? तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस क्वेरी को रिजॉल्व करने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, अ MOSFET कैरीज a drain current of 1 milliampere with VDS equal to 0.5 volt in saturation. Okay, if channel length modulation parameters lambda equal to 0.1 per volt, then the drain current if VDS is 1 volt. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए, पहली बात तो सेचुरेशन रीजन में है, तो सेचुरेशन रीजन की हम इक्वेशन लगा लेंगे यहाँ पे, उस सॉल्व हो जाए। अब सेचुरेशन रीजन की इक्वेशन क्या है? तो हम उसको लिखते हैं आई डी इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा VT। ठीक है, उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर याद होगा। ठीक है, अब देखिए पहली बार और दूसरे में हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ रेशियो निकाल लूँ ID1 डिवाइडेड बाय ID2 का, क्या हो जाएगा? देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, W/L भी सेम है और मेरा VGS भी सेम है, VT भी मेरा सेम है, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा VDS 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा VDS। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि देखिए आपका ये तो कांस्टेंट पोर्शन है, ये पूरा कांस्टेंट, ये आपका जब आप डिवाइड करेंगे ये पूरा एक कांस्टेंट पोर्शन है, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, VGS और VT आपका कॉमन है, ये आपका गायब हो जाएगा, तो केवल ये वाला पोर्शन आपका बचेगा, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ID2 की वैल्यू। ठीक है, ID2 की वैल्यू के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, 1 प्लस ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 1 अपॉन लैम्डा VDS2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा VDS1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0.1, तो आपका ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय कितना है VDS, उन्होंने कितना कहा? 0.5, पहला वाला 0.5, दूसरा 1 वोल्ट, ये VDS2 हो गया बेसिक। तो अगर आप सही से लिखेंगे तो ये आपका हो गया आपका VDS1, है ना, और ये आपका हो गया VDS। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से ID2 आ जाएगा। ID2 मेरा क्या आया सॉल्व करके? और सॉल्व करेंगे ID2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.1 और नीचे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 0.005, तो 1 ये हो जाएगा 1.05। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.047 मिलियन। अगर देखें तो लगभग लगभग बराबर हैं, तो आंसर आपका हो गया 1 मिलियन अप्रोक्सीमेट के हिसाब से हम देखें। दोस्तों ऐसा ये क्वेश्चन था, आपको अगर फॉर्मूला याद है सही से तो आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा।
उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर टू एमिटर कट ऑफ करंट, यानी ICEO ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कलेक्टर टू बेस कट ऑफ करंट यानी ICBO. Assume X is the CB current gain of the transistor, and options are given IECO equal to ICBO. ये आप ऑप्शन देख लीजिए, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर हम सी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, सी कॉन्फ़िगरेशन में IB क्या है, IB इनपुट करंट है, और IC क्या है, IC आउटपुट करंट है। ठीक है, और हमें पता है IE इक्वल टू IB प्लस IC, इसे इक्वेशन हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम CB कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, CB कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा IC इक्वल टू XIE प्लस ICBO, इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखें, 1 एंड 2 इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ से आ जाएगा IC इक्वल टू XIB प्लस IC प्लस ICBO। ठीक है, क्या किया तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिया भाई। x तो था ही, x की जगह हमने क्या लिख दिया, x की जगह हमने क्या लिख दिया, ये I की जगह यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी है ना, IB प्लस IC। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, XIB प्लस XIC प्लस IC, अब ये इधर x के साथ आएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा इधर, तो ऐसे लिखिए IC, ये XIC उधर जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा XIB, आपका आ जाएगा XIB प्लस ICB, XIB प्लस I। ठीक है, बस यहाँ से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ से तो आगे हम बढ़ाते हैं, इसको क्या लिखेंगे, क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। ऊपर तो आपको ये देख ही लिया आपने, है ना। थोड़ा सा इक्वेशन इसको लिखते हैं और बेटर समझ में। चलिए देखिए, अब इसको ये यहाँ आ जाएगा IC इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स IB प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ICBO, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, थर्ड। अब देखिए, अगर IB 0 हो जाए, इफ IB इक्वल टू 0, जो कलेक्टर करंट है वो क्या बन जाएगा, जो IC है, IC विल कन्वर्ट इनटू ICEO, कलेक्टेड टू एमिटर कट ऑफ करंट। ठीक है, कलेक्टर टू एमिटर कट ऑफ करंट में वो कन्वर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ लिख जाएगा ICEO इक्वल टू ICBO अपॉन 1 माइनस। ठीक है, करेक्ट है।
यानी ICEO का मतलब हो गया कलेक्टर टू एमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन। ओके, तो यहां से हमारा आंसर आपको मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज, अभी हमने क्या निकाला है, सी ऑप्शन। IECO इक्वल टू ICBO अपॉन 1 - ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ आ गया। तो आज का लेक्चर हम इसी के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करने को मिलेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।